कैसे हो? ठीक हो? अच्छा। एसएससी के पिछले पेपर्स मैं देख रहा था, उसमें हालाँकि जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन्स आते हैं और वो भी अपने जो है वेरियस एस्पेक्ट से आते हैं, अलग-अलग टाइप के होते हैं वैसे। तो इसमें मेनली जो है मैथ और रीज़निंग का वेटेज ज़्यादा है, हिंदी का वेटेज ज़्यादा है। यही सिलेक्शन के जो है में ये इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। पर फिर भी जो है अपनी हर टॉपिक की अहमियत होती है और उसके हिसाब से हम बात करेंगे। साइंस में पेपर्स देख रहा था मैं, तो कुछ टॉपिक से रिलेटेड जो है बातें करेंगे। साइंस में जो है पिछले जो पेपर्स बने थे, पिछले 53 पेपरों की मैंने स्टडी करी, 53 पेपर्स पढ़े, तो उसमें लगभग 1-2 क्वेश्चंस का ही वेटेज रहा है पिछले वर्ष में। उससे पहले हालाँकि वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। ये एसएससी पे डिपेंड करता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। इसमें मेनली जो है जैसे आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें जो है जैसे आपके क्वेश्चंस कहाँ से पुट अप हो रहे हैं, तत्व यौगिक मिश्रण से आ रहे हैं। इसके अलावा तत्वों के आवर्ती फलन या गुण फलन जिसको हम पीरियोडिक टेबल्स बोलते हैं। पिछली बार जितने भी पेपर हुए उसमें पीरियोडिक टेबल का ये क्वेश्चन ज़रूर था। पीरियोडिक टेबल से जो है हर बार क्वेश्चंस पूछते हैं। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हर पेपर में आपको इसका क्वेश्चंस मिल जाएगा। इसके अलावा एसिड बेस से क्वेश्चन पूछे गए, अम्ल, क्षार और लवण। फिजिकल और केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा कभी-कभी क्वेश्चंस जो है थर्मोडायनामिक्स का पूछ लेते हैं। ऊष्मागतिकी की जो साम्यावस्था है, इसके क्वेश्चंस एसएससी में ज़्यादा आते हैं। राजस्थान के एग्ज़ामों में बहुत कम है ये टॉपिक। ऊष्मागतिकी की साम्यावस्था, इसका क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादा पूछा गया है। हर तीसरे पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का, ऊष्मागतिकी की जो साम्यावस्था है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ये केमिस्ट्री के टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाले टॉपिक से। और एक टॉपिक और जो है जिसमें ज़्यादा पूछते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी रासायनिक पदार्थ। इन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले जितने भी पेपर्स की मैंने स्टडी की है, अध्ययन किया, विश्लेषण किया, मैंने कहा कहाँ से एसएससी ज़्यादा पुटअप कर रही है। तो इसमें ये टॉपिक जो है नज़र आ रहे थे, तत्व यौगिक मिश्रण, फिर जो तत्वों के आवर्ती फलन जिसमें अपन पीरियोडिक टेबल्स की बात करते हैं, आवर्त सारणी की बात करते हैं। अम्ल, क्षार और लवण से, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से, ऊष्मागतिकी की साम्यावस्था से हर बार क्वेश्चन आया है और दैनिक जीवन में उपयोगी रासायनिक पदार्थों से क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जो है फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो है साउंड वाले चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं, ध्वनि। इससे जो है हर बार क्वेश्चन पूछा गया है साउंड वाले चैप्टर से। विद्युत से भी क्वेश्चंस आए हैं, कम इसका रेशो रहा है। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी और विशेषकर मात्रक, मात्रक और यंत्र, मापन के जो यंत्र है या फिर मापन के मात्रक है, यूनिट्स है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस टॉपिक से जो है लगभग हर पेपर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक की जो है कौन सी राशि का क्या मात्रक है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं।
इसके अलावा आपकी जो स्पीड से और स्पीड के अंदर ही विशेषकर जो है गति के नियमों से क्वेश्चंस पूछे गए। न्यूटन की गति के जो नियम हैं, न्यूटन की गति के नियम, उससे क्वेश्चन आए हैं। हालाँकि इसका वेटेज भी कम ही है, फिर भी जो हर चौथे, 5वें पेपर्स में आपको क्वेश्चंस दिखाई दे देगा। इसमें पूछे गए गति के नियमों से संबंधित जो है क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एक आर्किमिडीज़ का सापेक्षिकता का सिद्धांत चलता है। सापेक्षिकता का सिद्धांत। इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ध्वनि, विद्युत, प्रकाश सॉरी भौतिक राशियाँ। प्रकाश से एक भी क्वेश्चन हालाँकि नहीं मिला, फिर भी जो है अपन डिस्कस कर लेंगे प्रकाश का। प्रकाश वाले से अदर कॉम्पिटिशन में पूछ लेते हैं, हालाँकि कई बार एसएससी के आगे नहीं आया हो, तो उस स्थिति में। और गति के नियम से विशेषकर क्वेश्चंस आए। सापेक्षिकता का सिद्धांत आर्किमिडीज़ का है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ठीक है, ये वाले टॉपिक जो है अधिकतर फिजिक्स में पूछे गए हैं। आज दिन तक जो क्वेश्चंस हैं, उनमें ज़्यादा वेटेज इनका रहा है। इनको जो है ज़्यादा पूछा गया है। ध्वनि, विद्युत, भौतिक राशियाँ जिसके अंदर मात्रक और महत्वपूर्ण जो मापने के यंत्र है, उनसे रिलेटेड। गति के नियम, न्यूटन के जो गति के नियम हैं, उनसे संबंधित कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सापेक्षिकता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। बायोलॉजी में बहुत कम वेटेज रहा है। बिल्कुल कम, जो इक्का-दुक्का क्वेश्चंस आया हुआ है, बहुत कम जो है इसके वेटेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे हालाँकि इसमें अगर पूछने के चांसेस रहते हैं, तो आपका जो है ह्यूमन डिजीज़ का रहता है, मानव रोग। मानव रोग। ह्यूमन डिजीज़ के क्वेश्चंस आए हैं कहीं भी, पिछले हालाँकि पिछले साल तो आए ही नहीं, दो हज़ा आपका जो है पेपर्स ये हुए थे फरवरी में, ठीक है? 20 फरवरी को हुए थे, 2000 अपने 24 के अंदर, फरवरी वाले में, 24 या 23 पिछले साल हुए थे, हाँ। तो उस स्थिति में उनमें तो जो है एक भी बायोलॉजी का क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। पेपर सारे मैंने स्टडी किए थे, तो उसमें कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन उससे पहले जो भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें हालाँकि क्वेश्चन्स आए हैं बायोलॉजी के। जैसे मानव रोग से रिलेटेड पूछे गए हैं। मानव रोग के कई बार क्वेश्चन्स पूछ लेते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, जैसे आपकी ग्लैंड है जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इससे क्वेश्चंस आए हैं कई बार। अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। ठीक है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन, मानव जनन। ये 3 टॉपिक है, इससे ज़्यादा पूछे गए। बाकी नॉर्मली जो है 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तंत्र से रिलेटेड आए हुए हैं, मानव अंगों से रिलेटेड आए हुए हैं। बाकी ज़्यादातर जो है या तो ह्यूमन डिजीज़ से पूछे गए हैं, या जो है आपके अंतःस्रावी ग्रंथि से या मानव जनन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये इसका क्राइटेरिया रहा है, पिछले पेपर्स के हिसाब से ये क्रम। अब इसमें कोई ना तो सिलेबस फिक्स होता है, ऐसे लिख देते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान सारी विज्ञान ही है। ठीक है? कोई ऐसे टॉपिक है नहीं क्लासिफाई, तो हम जो है कर सकें कि ये जो है वेल क्लासिफाइड है। मैं कह रहा हूँ इसमें तो जो है हमें ठीक है, मतलब पढ़ाना पड़ता है, बाकी ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं कि यही-यही चीज़ पढ़ाएँ। क्योंकि हालाँकि जो है बहुत ब्रॉड विस्तृत सिलेबस है साइंस का, साइंस के अंदर 50 टॉपिक है। ये साल भर में ही जैसे हम पढ़ाते हैं तो भी पूरी नहीं होती, इतने टॉपिक हैं। पर मेन जो है अगर टॉपिकों की बात करें, तो इनसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं, और ये किए जाने की संभावना भी रहती है इनमें, कि ये वाले टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना ज़्यादा रहती है। अपन इन क्वेश्चन जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस पढ़ के जाएँ, तो हो सकता है अपना जो है ईज़िली इसको जो है हल कर सकते हैं अपन, सॉल्व हो जाता है। ये तो ये टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या हम पढ़ सकते हैं। साइंस से रिलेटेड जो है तत्व यौगिक मिश्रण वाला टॉपिक है। तत्वों के आवर्ती फलन पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन एसएससी में हर बार आया है। एसएससी के जितने भी पेपर्स हुए उसमें पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर पेपर में आपको मिल जाएगा। अम्ल क्षार और लवण वाले टॉपिक में भी पूछते हैं, इसमें भी आए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो थर्मोडायनामिक आपकी इक्विलिब्रियम है, ऊष्मागतिकी साम्यावस्था, ये जनरल साइंस में 10th तक किसी भी बुक में ये टॉपिक नहीं रहा है।
ठीक है, 10वीं तक की कोई भी किताब में ये टॉपिक नहीं मिलता, ऊष्मागतिकी साम्यावस्था। 11th और 12th का टॉपिक है, पर बहुत ईज़ी है, इसलिए क्वेश्चंस इसका एसएससी के पैटर्न बने हुए, वो उनके पास जो बुकलेट है, मतलब जिससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी बुकलेट में ये है, क्योंकि आपको हर तीसरे चौथे पेपर में इसका क्वेश्चंस मिल जाता है। बाकी 10th तक ये कहीं सिलेबस में भी नहीं रहता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ऊष्मागतिकी साम्यावस्था। दैनिक जीवन में उपयोगी रासायनिक पदार्थ, ये टॉपिक से तो हर बार क्वेश्चंस आते हैं या हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। इसके अलावा जो है फिजिक्स के कुछ टॉपिक है जिसमें साउंड है, ध्वनि, या फिर जो है करंट है, विद्युत धारा, भौतिक राशियाँ जिसमें मात्रक, और कुछ यंत्र जो मापक यंत्र है जिससे जो है स्पीड मापते हैं या टेम्परेचर मेजर करते हैं, उनके जो है यंत्र। गति के नियम जैसे न्यूटन के नियमों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। सापेक्षिकता का सिद्धांत आर्किमिडीज का सिंपल सा 3 लाइन है, पर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एसएससी के पैटर्न के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि अदर कंपटीशन में राजस्थान के एग्जामों में इसका वेटेज कम रहता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, पर एसएससी के पैटर्न में ये टॉपिक विशेषकर हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का रहता है, और जो है इसकी सापेक्षिकता का सिद्धांत, इसका क्वेश्चन रहता है। पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन रहता है, एसएससी के एग्जामों में ये देखने को मिलते हैं विशेषकर। ठीक है, और जो है फिजिकल, आपकी जो क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ, इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। 20 इक्वेशन है, तो 20 में से जो है सेक्टर बहुत ज़्यादा हैं, 2 खेल के पूछ लिए, 2 साइंस के पूछ लिए, ऐसे ही जो है 2 आपके जो है पॉलिटी के, 2 इकोनॉमिक्स के, ऐसे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। 10-11 सब्जेक्ट हैं और 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 10 सब्जेक्ट आराम से हो जाएँगे, ज्योग्राफी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स है, या जो है हिस्ट्री है, आपकी जो है पॉलिटी है, साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, करंट है, खेल है। तो उनसे जो है पूछे तो ऐसे 2-2 ही नंबर, 2-2 क्वेश्चन का ही नंबर लगता है इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो ये तरीका तो इसका ये है कि अपन जो है मेन जो टॉपिक है उनको डिस्कस कर लें, और बाकी ज़्यादातर फोकस जो है रीजनिंग और मैथ पर करें, तो व्यक्ति आराम से बढ़िया स्कोर कर सकता है। पर कुछ शर्तें भी है, कई ऐसे जो बढ़िया स्कोर कर लेते हैं, और फिर दौड़ नहीं होती, जाके जो है वहाँ गाड़ी रुक जाती है। कि वो आप में दम होना चाहिए। पिछली बार खूब सारे जो है बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, पर दौड़ कर ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या है। अरे गाँव से आते दौड़ क्या नहीं होती? ये तो समझ से परे है मेरे। कई बार सोचता हूँ मैं, इस पे मनन करता हूँ। गाँव का बच्चा और दौड़ नहीं कर पाता है तो क्या करेगा? है ना? बकरी के, गाय के पीछे दौड़ते रहते हैं, ठीक है? दौड़ते हुए तो बड़े हुए, 10th तो लगभग सभी गाँव से करते हैं। दौड़ने में तो कोई है ही नहीं ऐसा कुछ, कि पर रहा है, ऐसा इश्यू रहा है। पिछली बार जो 10-12 ऐसे बच्चे थे जो एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया स्कोर था। मेरे बिल्कुल जो है एकदम निजी जानकार हैं, उनके 145, 140, 150 के बीच में स्कोर थे, पर दौड़ एक से भी नहीं हुई। ठीक है, दौड़ उन्होंने एक ने भी जो है दौड़ क्वाली, और वो गए थे ना उस टाइम, मुझे बोल के गए थे दौड़ने जा रहे हैं। मैंने कहा दौड़ के आना, ऐसे ही आना नहीं, नहीं तो लट पड़ेंगे, वापस आओगे तो। पर नहीं कर पाई, एक भी नहीं कर पाई। फिर सोचते हैं कई बार जो है, क्योंकि दौड़ अपने आप में ही साइकोलॉजिकल दौड़ होती है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक, हमारा मस्तिष्क क्या कह रहा है, तो ही व्यक्ति दौड़ पाएगा। दिमाग के अंदर तय कर लिया दौड़ नहीं पाऊँगा, तो वो नहीं दौड़ पाएगा। 85% जो हमारा वर्क होता है, वो केवल हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। 85% जो काम है, वो हमारी जो है सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है, कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, 85% जो काम होता है वो हमारे यहीं पर हो जाता है, दौड़ने से पहले ही। 15% ही होता है दौड़ तो। ठीक है, दौड़ जो है सिर्फ 15% काम होता है। बाकी 85% काम जो है यहाँ पर हम सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, तो 85% आप दौड़ गए। और वो मेंटली सेट होती है लोगों के, कि क्या पता दौड़ पाएँगे, नहीं दौड़ पाएँगे। मैंने बहुत सारे जो मैंने भी ये खूब सारे डिफेंस के एग्ज़ाम दिए। हालाँकि मेरी आई साइट वीक थी, क्योंकि 11वीं में ऐनक लग गया था, तो फिर डिफेंस में हो नहीं पाता था। बार-बार जो है इसमें मेडिकल मिल जाता था आँखों में। आई साइट वीक थी। बाकी जो है दौड़ का तो कोई इश्यू ही नहीं रहा था कभी। ऐसे हुआ ही नहीं कि दौड़ नहीं हुई। दौड़ तो कुछ है ही नहीं। भई जो है आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, और 120 मिनट का टाइम है। आदमी आराम से 18 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ जाए। 18-19 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। 18-19 मिनट में 5 किलोमीटर आराम से दौड़ जाए। 5 किलोमीटर क्या दूरी होती है? अपना जो है, जो घर होता है, ढाणियाँ होती है, ढाणियों से गाँव 5 किलोमीटर होता है। ठीक है, वहाँ डेली पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। हम तो स्कूल जो है 10 किलोमीटर डेली आना-जाना, 10 किलोमीटर होता था। 5 किलोमीटर जाना, 5 आना, पैदल जाते थे। कोई साइकिल वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, और वो भी दोरों के अंदर से। तो ये
इश्यू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। दौड़ वाला तो दिमाग में फितूर नहीं होना चाहिए कि दौड़ होगी कि नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछली बार हमारे बैच में भी थे, पर दौड़ नहीं पाए, 10-12 आए। ठीक है, 10-12 तो मेरे बिल्कुल एकदम निजी जानकार हैं, जो बहुत बढ़िया स्कोर था उनका, पर नौकरी से रह गए। ये नौकरी तो नौकरी होती है, भले ही कहीं भी करो। कई बार जो है आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो किसी भी प्रकार की करो, नौकरी तो नौकरी होती है। ठीक है? सरकारी जो है गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही है, कुछ भी कह लो। बाकी जो है बातें हज़ारें बना दो, पर वास्तव में जो इसकी होड़ होती नहीं है। अपन कहीं भी बात करें और अपने को लगता भी है, बेरोज़गारी में ये बात लगती भी है कि बस लग जाएँ कहीं पर, भले ही जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग दे दे। ठीक है? कहीं न कहीं जो है सेट हो जाएँ, लग जाएँ। बाद में हालाँकि रहता है कि इसमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, सुविधाएँ नहीं हैं, जो भी मतलब एनीवन या दूर है घर से, वो बाद में लगता है। बेरोज़गारी में किसी को नहीं लगता है कि कहाँ जॉब करेंगे। जहाँ मिल जाए वहीं पर बढ़िया है, वहीं पर अपन चले जाएँगे। पर हकीकत में होता ये है कि साइकोलॉजिकल बच्चे फिट नहीं होते। ठीक है? आप यहाँ कितना भी स्कोर कर लो, पहले मेंटली सेट होना पड़ता है कि क्या अपन कर पाएँगे? अगर कर पाएँ हैं तो फिर उस रेस में दौड़ें, भले ही 2 ही हो चलेगा। ठीक है? ज़्यादा नहीं हो, भले 1-2 ही हो, पर मेंटली स्ट्रॉन्ग होना व्यक्ति को ज़रूरी है कि अपन तो जो है कर लेंगे, बस कुछ भी हो जाए। तो वो ही कर पाते हैं। क्योंकि पिछली बार के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मतलब वास्तव में ही दौड़ नहीं कर पाई। तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो मेंटली जो है वीक हो, मानसिक रूप से कमज़ोर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एसएससी का तैयारी करने का प्रण ले लिया है, तो आप जो है मानसिक रूप से मजबूत हो, आपको लगना चाहिए कि कर लेंगे, क्या है दौड़ ही तो है। कभी प्रैक्टिस नहीं की, हकीकत स्थिति ये है, कभी प्रैक्टिस नहीं की। बिना प्रैक्टिस जाते थे और सीधा मैदान के अंदर दौड़ते थे। 2000 जो है 2010 से लेकर 2012 इसमें जो है मैंने एए, डबल ए, एसएसआर और कोस्ट गार्ड ये नेवी के अंदर वैकेंसी होती है। नेवी मैं मैथ का स्टूडेंट था, तो उस स्थिति में जो है सारी दे सकता था। मतलब डबल ए की, एसएसआर की और कोस्ट गार्ड की तीनों दे पाते थे। जो मैथ के विद्यार्थी हैं वो दे सकते हैं, बाकी वाले जो है आर्ट्स के हैं तो वो कोस्ट गार्ड की नेवी में दे सकते हैं, एसएसआर और एए की नहीं दे सकते। ठीक है, तो इनकी जितनी भी वैकेंसियाँ थी, जैसे एए की जो है 3 दी, एसएसआर की भी 3 और कोस्ट गार्ड की 2। ये जो है जितनी भी थी उसमें रेस में कभी प्रॉब्लम आई नहीं। बिना जो है प्रैक्टिस के दौड़ते थे। जो है 1600 मीटर, 1600 मीटर की जो रेस होती थी, मतलब 1.5 किलोमीटर समझ लीजिए, तो उसको 5 मिनट में कर लेते थे, 5 मिनट में, ईज़िली कर लेते थे। 1.5 किलोमीटर ही तो दूरी है, यहाँ से चौठन चौराहे तो जाना है। चौठन चौराहे जाने में कितना सा ज़ोर पड़ता है ना? आराम से जो है दौड़ ले व्यक्ति, जो गाँव का व्यक्ति क्या नहीं दौड़ सकता है, समझ में नहीं आता। इसके अलावा जो है मैंने आर्मी की भी दी, एक एग्ज़ाम आर्मी का दिया, एनडीए का दिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी, 2 एग्ज़ाम दिए एनडीए के। ठीक है, इसमें इंटरव्यू में रह गया था मैं, इंटरव्यू के अंदर। एक बार हमारा इलाहाबाद था, इलाहाबाद, और दूसरी बार जो है भोपाल में दिया। पर वो इंग्लिश स्पोकन उस टाइम ठीक नहीं थी, तो उस वजह से जो है रह गए थे। तो इसमें भी जो है फिजिकल इजी था, एग्जाम वगैरह जो है सारे क्वालिफाई कर लेते थे, कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। फिर जो है एसएससी के देने शुरू किए, एसएससी जीडी के जो है 3 दिए। उस टाइम जो है ये पैटर्न था कि 100 मार्क्स का ही पेपर होता था, 100 मार्क्स, 100 ही क्वेश्चन, 100 ही नंबर। ठीक है, 100 ही जो है क्वेश्चन आते थे और 100 मार्क्स जो है इसमें 100 ही मार्क्स के थे। मैथ आती थी, रीजनिंग, और जो आपकी हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से एक चयन करनी होती थी, और साथ में जो है जीके। इनका सबका ही स्कोर अच्छा ही था, मतलब जो है 90 प्लस ही था 100 में से, तीनों एग्जामों में। इतने डिफेंस के एग्जाम दिए, सभी में जो है आई साइड में मेडिकल। ठीक है, बाकी कहीं नहीं रुकते थे एग्जाम में, आपके फिजिकल में कहीं नहीं रुकते, सीधा मेडिकल में जाते, मेडिकल तक तो फिक्स ही था, वहां तक तो जाएंगे ही। फिर जो है सोचते थे कहीं जुगाड़ हो जाए, पर हो नहीं पाता था वहां पे जो है, क्योंकि जो है
टीम वगैरह जो है कई बार सेट नहीं बैठ पाती है, तो मेडिकल में जो है बाहर हो ही जाता है व्यक्ति। जी, तो ये स्थिति थी, मतलब एसएससी की, इसकी जो है एनडीए की या आर्मी की, ऐसे आपकी जो है नेवी की, एयरफोर्स की। एयरफोर्स का हालाँकि एक ही आया था उस टाइम हमारे। तो 2014 तक दिए थे। ये 4-5 साल का जो संक्रमण का दौर था, उसमें डिफेंस के खूब दिए। पर मैं कह रहा हूँ, पर मेंटल इतना स्ट्रॉन्ग थे कि हमें पता था कि फिजिकल कभी रुकने वाले नहीं। फिजिकल और एग्ज़ाम में कहीं अटकने वाले नहीं हैं। मेडिकल में अपने हाथ में नहीं होता है, तो वहाँ भगवान जाने, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मेडिकल में व्यक्ति इंटरनली क्या कर सकता है? मान लीजिए जो आपका वो बोल दे हार्ट अटैक आया था, इसका सी तो थोड़ा ही कर सकते हैं अपन। ठीक है, वो कह रहा है ये एंगल 15 का नहीं बना रहा है, भई नहीं बना रहा है तो नहीं बना रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं अपन? ऐसे तो है नहीं इसको मोड़ेंगे डेली-डेली, कुछ नहीं हो सकता। इंटरनली जो पार्ट है वो तो जो है ठीक नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मेडिकल में तो जो है, जो एक तक हम समझ सकते हैं कि वो तो जो चीज़ें हैं वही रहेगी। पर 2 चीज़ें इसमें बहुत बढ़िया हम कर सकते हैं। आपका जो है फिज़िकल और जो है एग्ज़ाम, इसको बहुत बढ़िया क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। रीज़न ये कि पेपर का पैटर्न बहुत ईज़ी है। पेपर जो है इसके बहुत सरल है। दूसरी बात, वैकेंसी बहुत बड़ी है। इसमें जो है पार्टिसिपेशन कहाँ का? राजस्थान का, बिहार का। ठीक है? यहीं का पार्टिसिपेशन है, बाकी वालों को कोई मतलब नहीं है एसएससी से। हकीकत स्थिति है ये। बाकी वाले स्टेट बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। अब गुजरात वालों को एसएससी में जाएँगे, कोई नहीं जाता। वहाँ के बच्चे भाग ही नहीं लेते। गुजरात वाले जो है एसएससी में कभी नहीं जाते। कहीं आप गुजरात में जाके देखना कि एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहा है, बैठते ही नहीं है वहाँ के बच्चे। बिज़नेस में जाते सारे, इस सेक्टर में जाते ही नहीं। या तो बिहार का या राजस्थान का, अड़ोसी-पड़ोसी हो सकता है, क्योंकि यूपी वाले अपने जैसे ही हैं तो हो सकते हैं। इधर जो है पंजाब, हरियाणा वाले भी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। साउथ वाले कम करते हैं। ठीक है? ज़्यादातर अब साउथ में भी कर्नाटक, महाराष्ट्र 2 ये मैन मान सकते हैं। बाकी जो है अपने वाले ही होते हैं, और 40,000 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, 2 स्टेट के लिए। मेनली अपने वाले ही हैं, आप वहाँ जाके देखोगे तो आपको लगेगा अपने वाले ही मिलेंगे आपको। ठीक है? बाकी बहुत कम होते हैं, डिफेंस में बहुत कम जाते हैं। गुजरात वाले नहीं, बिल्कुल भाग ही नहीं लेते बच्चे, कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता एसएससी में। ठीक है? ये स्थिति है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, तो इतनी वैकेंसी में बहुत बढ़िया स्कोर व्यक्ति कर सकता है आराम से। जो मेडिकल फिट है वो तो फिट ही है। ठीक है? मेडिकल फिट है, जो साइकोलॉजिकल फिट है, जिसका दिमाग फिट है, और जो मेडिकली जो है भगवान ने जिसको फिट बनाया, उसको इसमें कोई नहीं रोक सकता, सीधी-सी बात है। जिसका मनोविज्ञान ठीक नहीं है, जिसको लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाता है। जो इतना सोच ले ना कि ये तो किया हुआ ही बड़ा है, क्या है? दौड़ नहीं होगी, जो है पेरेंट्स गाँव में कैसे जो है मेहनत कर रहे होंगे, है ना? खेत में जो है इस धूप के अंदर पसीना बहा रहे हैं, और अपन जो है दौड़ भी नहीं कर सकते। ठीक है? 19 मिनट में आराम से दौड़ जाए 5 किलोमीटर, क्या दौड़ है? ठीक है? 5 किलोमीटर दौड़ 20 मिनट से ज़्यादा मैंने कभी लगाया ही नहीं। अभी भी मुझे जो है 5 किलोमीटर 22 मिनट में अभी भी कर लूँ। आपको 120 मिनट दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की पहले जो है दौड़ 10 किलोमीटर हुआ करती थी। उसको 48 मिनट में 10 किलोमीटर 1 घंटे में करनी होती थी। मैंने हमेशा 48 मिनट में उसको किया, 2 बार जो है किया कांस्टेबल वाली। 48 मिनट में कर लेते थे, 1 घंटे की 60 मिनट की ज़रूरत ही नहीं। ये अपन जो अपनी जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी होती है ना, वो उसी पे सेट है। कइयों को लगता है अपन सर दौड़ नहीं होगी, बाकी तो कर लेंगे। ये जो दिमाग में ऐसा क्यों सोचते हो दौड़ नहीं होगी, होगी क्यों नहीं? ठीक है? हो जाएगी, क्या है? दौड़ मतलब जो है, मैं तो कहूँ आदमी सीधा भी दौड़ने चला जाए मैदान में बिना प्रैक्टिस, वो भी दौड़ ले। अगर उसका दिमाग सही है, दिमाग ठिकाने पर है, तो आदमी जो है सीधा मैदान के अंदर कूदे, आराम से दौड़ जाए। पीछे थोड़ा भय होना चाहिए, भय ये कि नहीं हुआ तो क्या होगा? ठीक है? फिर बेरोज़गारी के अंदर हालत खराब हो जाएगी, ये होना चाहिए। उदयपुर में हम दौड़े थे एसएससी वाली 2013 के अंदर। उस टाइम जो है वहाँ जो बीएसएफ का एरिया बना हुआ है, उसके साइड में कोई रास्ता नहीं। उदयपुर वाले सबसे कठिन दौड़ हैं। तो साइड के अंदर जो है सिर्फ़ वो बकरियाँ जाती हैं, मतलब ग्वाले वगैरह घूमते एरिये के चारों तरफ। एक तो बड़े-बड़े काँटे थे, दूसरे जो है वो मतलब काकरे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है तो कंकड़ है। हमारे जूते के अंदर जो है कंकड़ घुस गए थे। मतलब 2 महीना तक चालें ठीक नहीं हुए थे, ये हालात हो गए थे। इतनी जो हालत खराब, पर हमने दौड़ एक्सीलेंट करी। दौड़ के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ ज़िंदगी के अंदर कि दौड़ नहीं हो। तो ऐसा व्यक्ति को कभी सोचना नहीं चाहिए, दिमाग में किसी के विचार नहीं आना चाहिए कि जो है एसएससी की वैकेंसी आ गई, भले ही मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक ही जाए, पर जो है सेट होके जाना कि जो है दौड़ क्या नहीं होगी, बिना प्रैक्टिस ही कर लूँ मैं तो। आदमी का कॉन्फिडेंस ही है, दौड़ कॉन्फिडेंस ही करवाती है, या फिजिकल उसका कॉन्फिडेंस, दौड़ के ये कारण नहीं है। जो और भी कुछ फिजिकल जो है
और आपके डिफेंस में दे रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पुशअप हैं या सिटअप हैं, जो भी मतलब आप जो है बीम निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल लो। वो सारा आपका जो मनोविज्ञान सेट करता है, आदमी की जो है साइकोलॉजी सेट करती है, उसका दिमाग क्या कह रहा है। ठीक है? दिमाग अगर मना कर दिया ना, तो पाँव अपने आप ना दे देंगे। आपके दिमाग ने कह दिया मैं नहीं कर पाऊँगा, तो पाँव अपने आप ही मना कर देंगे। 85% काम जो है हमारे सोचने से होता है, हमारी जो थिंकिंग पावर है उसी से हो जाता है 85% कार्य। सिर्फ 15% ही दौड़ना आपको, जो 85% यहाँ से दौड़ के जाते हैं दिमाग में, कि ये तो हुई पड़ी है क्या है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये कोई दौड़ है? ठीक है, व्यक्ति जो है आराम से जो है 30-40 किलोमीटर दौड़ सकता है गाँव का आदमी। ये कोई दौड़ थोड़ी, पैदल जाते रामदेवरा, 2-3 दिन से रामदेवरा जाके आ जाते हैं, यहाँ के लोग। तो इतने मजबूत हैं, तो फिर क्या दौड़ मतलब नहीं होती। मान लीजिए इसमें मैं कह रहा हूँ पिछली बार ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे थे जो विफल हो गए, रीज़न दौड़ नहीं करके आए। और वापस आके मैंने उनको डाँटा भी, मैंने कहा तो क्या मतलब रहा? कि जो इतने साल भर आपने 1 साल खराब किया एसएससी के लिए और फिर आपसे दौड़ नहीं हुई। तो प्रैक्टिस नहीं हुई, प्रैक्टिस में पहले दौड़ रहे थे तो पाँव के अंदर लग गई, कोई कुछ बहाना बना रहा है। इस दुनिया में बहाना कोई नहीं सुनता, आप कुछ भी बना दीजिए, चाहे आपके पाँव में लग गई, पाँव के अंदर जब बीमार पड़ गए या जो है घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, कोई मतलब नहीं, दुनिया को सफलता चाहिए। असफलता के रीज़न कोई नहीं सुनता इस दुनिया में। ठीक है, कभी भी आप जो है असफलता किसी के सामने पेश नहीं कर सकते कि मैं असफल हो गया तो हो गया। लोगों को तो असफल लगेगा, रीज़न रहे होंगे आपके जो है व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, लोगों को कोई मतलब नहीं। लोग सिर्फ़ सफलता देखते हैं, जिस दिन सफल हो जाओगे, सफल होके गाँव में जाओगे तो रिस्पेक्ट होगा, हर कोई आपका जो है सम्मान करेगा, इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेंगे और आपको खुद को भी जो है प्राउड फ़ील होगा कि मैं वहाँ पे अच्छे से सेवा दे रहा हूँ। कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अच्छे से कर रहे हैं, सेट है, बहुत बढ़िया सेट है। ठीक है, आराम से कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिमाग के अंदर जो है बिठा लेना। प्रिपरेशन से पहले ही होना चाहिए माइंड के अंदर जो है कि हम फिजिकल तो हो ही गया आज ही, यूँ है। चलो, हम कोई टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, समय को बिना ज़ाया किए। आगे बातें होती रहेगी। ध्वनि या साउंड ध्वनि या साउंड से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी। हम पहले वेव के बारे में बात करते हैं, तरंग के बारे में समझते हैं। वेव, तरंग या लहर। ध्वनि से पहले हम जो है वेव के बारे में डिस्कस करते हैं, तरंग के बारे में समझते हैं। तरंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी पदार्थ को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो उस स्थिति में ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होती है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो है ये 2 बिंदु है और हमने इसको एक रस्सी यहाँ बाँध रखी या एक तरफ बाँध रखी है और दूसरी तरफ हमने हाथ से पकड़ रखी है। इस स्थिति में इसको हम पकड़ के झटका दें, तो जो है ये रस्सी ऐसे ऊपर नीचे होते हुए आगे जाएगी। वो क्या हो जाएगी? तरंग। क्या हुआ कि यहाँ से हमने डिस्टरबेंस किया, डिस्टरबेंस को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं विक्षोभ। डिस्टर्ब किया, रस्सी को हमने डिस्टर्ब किया, विक्षोभ दिया। उस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ के जो पार्टिकल थे, रस्सी के जो कण थे, उनको ऊर्जा मिली। जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया रस्सी को, तो उन कणों को एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली। और वो जो ऊर्जा एक बिंदु को मिली, एक बिंदु ने दूसरे बिंदु को ऊर्जा दी, तीसरे बिंदु को दी, चौथे बिंदु को दी, पांचवें को, ऐसे जो है अलग-अलग पार्टिकल को ऊर्जा देते-देते वो जो है ऊर्जा आगे बढ़ी। और उसी ऊर्जा ने एक पथ निश्चित कर लिया, एक रास्ता बना लिया और उसी रास्ते को हम बोलते हैं तरंग या वेव, तरंग। इसमें एसएससी में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कुछ शब्दावली आगे आएगी, उससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, मैं डिस्कस करूँगा कि कौन-सा कहाँ आया। तो हमने जो है इसको डिस्टर्ब किया, किसी पदार्थ को डिस्टर्ब किया, विक्षोभ दिया और विक्षोभ दिया तो उसको एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली और ऊर्जा एक कण से दूसरे कण तक प्रवाहित हुई, एक निश्चित पथ में, एक निश्चित रास्ते के अंदर, उससे बन गई तरंग, उससे जो है तरंग बन गई। तरंग मेनली जो है 2 प्रकार की होती हैं। अगर हम जो है तरंग की बात करें, तरंगें जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी यांत्रिक तरंग होती है, यांत्रिक तरंग, दूसरी विद्युत चुम्बकीय तरंग। 2 प्रकार की तरंग होती है, यांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय तरंग।
2 प्रकार की तरंगें होती हैं, एक यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। 2 प्रकार की तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंग का मतलब ये है, अगर तरंग जो है बिना माध्यम के संचरित हो रही, बिना माध्यम, ठीक है? 1 मिनट, ठीक है? अगर तरंग जो है किसी माध्यम में संचरित हो रही है, तो यांत्रिक तरंग, और तरंग अगर बिना माध्यम में संचरित हो रही है, तो जो है विद्युत चुंबकीय तरंग। माध्यम का मतलब जो है वहाँ हवा हो सकती है या कोई ठोस पदार्थ हो सकता है, ठीक है? अगर जो है तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही, जैसे ध्वनि है, तो ध्वनि के लिए जो है हवा या कोई न कोई माध्यम चाहिए। हम ऊपर अंतरिक्ष में जाएँगे, अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, जहाँ हम वैक्यूम बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। जहाँ ऊपर जो है कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है। निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं है, वायु नहीं है, उसको वैक्यूम या निर्वात बोलते हैं। स्पेस के अंदर जो है वैक्यूम नहीं है, निर्वात है। ठीक है? हवा वहाँ पे जो है नहीं है, वात नहीं है, तो निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। अब वहाँ पे जो है माध्यम है नहीं। अंतरिक्ष में हम जो है ध्वनि वहाँ पर बातें नहीं कर सकते लोग। अगर अंतरिक्ष में जाएँगे तो अंतरिक्ष में बातचीत नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ध्वनि संचरित ही नहीं होगी। वहाँ तो जो है माध्यम होगा ही नहीं, तो उस माध्यम जो है नहीं होने की स्थिति में तरंग संचरित ही नहीं होगी। वहाँ पे जो है केवल विद्युत चुम्बकीय तरंगें संचरित हो सकती हैं। 2 प्रकार की तरंगें होती हैं। एक यांत्रिक तरंग जिसके संचरण के लिए, चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। संचरण के लिए जिनके माध्यम की ज़रूरत होती है, यांत्रिक तरंग। और जिनके संचरण के लिए, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग से पहले हम जो है कुछ तरंगों की जो है शब्दावली के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई तरंग है और ये इस प्रकार से आगे बढ़ रही है तरंग। ये तरंग की जो ये लाइन हम खींच रहे हैं, ये इसकी माध्य स्थिति, मिडल स्थिति है, मिडल पोजीशन, माध्य स्थिति। और माध्य स्थिति से तरंग या तो ऊपर जा रही है यूं, या नीचे आ रही है, या ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो माध्य स्थिति से जो विस्थापन है, जितनी ऊपर जा रही है, जितनी नीचे आ रही है, विस्थापन, इसी को ही कहा जाता है आयाम। आयाम, एम्पलीट्यूड। ये पूछा जाता है कई बार, तरंग की माध्य स्थिति से उसका अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ये तरंग की माध्य स्थिति, इससे अधिकतम ऊपर जाना या अधिकतम नीचे आना, या अधिकतम ऊपर जाना या अधिकतम नीचे आना। जैसे मान लीजिए ऊपर ये 2 मीटर जाती है, तो इसका आयाम यहाँ पर 2 हो गया। मान लीजिए यहाँ जो है नीचे 1 मीटर आती है, तो इस स्थिति में उसका आयाम 1 मीटर हो गया। इसकी माध्य स्थिति से वो कितनी ऊपर जा रही है मिडल पॉइंट से, या मिडल पॉइंट से कितनी नीचे आ रही है। इसका मात्रक पूछा जाता है। आयाम का अगर मात्रक की बात करें, मीटर, मात्रक में भी विशेषकर एसआई मात्रक ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानक, जो भारत ही नहीं विदेशों में भी माने जाते हैं। एसआई का मतलब जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी माने जाते हैं, वहाँ भी एम्पलीट्यूड का मात्रक जो है यूनिट मीटर ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो आयाम का मतलब ये है, तरंग की जो मिडल स्थिति है, माध्य स्थिति, उससे ऊपर कितनी जा रही है, नीचे कितनी आ रही है, उसको बोलते हैं आयाम। इसको हम बोलते हैं आयाम। उसके बाद में ये कुछ शब्दावली है जो हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि तरंग जो है 1 सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन कर रही है। 1 सेकंड जो हमने घड़ी लगाई, हमने बोला 1 सेकंड या प्रति सेकंड में कंपनों की संख्या। हमने 1 सेकंड बोला, तो 1 सेकंड में ये कितनी ऊपर-नीचे हो रही, कितनी बार वाइब्रेशन होता है, इसको बोला जाता है आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है। ठीक है? इसकी खोज हर्ट्ज ने की थी, इसलिए आवर्ती का मात्रक रखा जाता है हर्ट्ज। पिछली बार एसएससी में पूछा गया, आवर्ती का मात्रक क्या है? तो हमें ध्यान रखना है हर्ट्ज, एचजेड, हर्ट्ज। आवर्ती को हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। आवर्ती का मतलब ये है
कि 1 सेकंड में तरंग कितने वाइब्रेशन कर रही है, कितनी बार ऊपर नीचे जा रही है, कितने कंपन कर रही है, कितने दोलन कर रही है, उसको बोलते हैं आवर्ती। हम जो है परिभाषा के रूप में कहें तो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड एवरी सेकंड जो है कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। इसके मात्रक को हम 1 अपॉन ये लिख सकते हैं प्रति सेकंड, 1 अपॉन सेकंड ये भी लिख सकते हैं, 1/सेकंड लिख सकते हैं। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। ये इसके अन्य मात्रक होते हैं, हर्ट्ज या 1/सेकंड या फिर प्रति सेकंड, क्योंकि जो ये ऑब्लिक है तो इसको प्रति बोला जाता है, बट्टे वाले को प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। आवर्ती का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक जो है क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, या फिर जो है प्रति सेकंड, हर्ट्ज या प्रति सेकंड। ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है एसएससी में, ऐसे आपके जो है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आवर्ती का अगर मात्रक पूछ ले तो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। आवर्ती का मतलब कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, 1 सेकंड में तरंग कितने कंपन कर रही है, उसको बोला जाता है आवर्ती या फ्रीक्वेंसी, एफ से लिखते हैं। मात्रक जो है, क्योंकि हर्ट्ज ने इसके बारे में बताया था सबसे पहले, इसलिए इसका जो है मात्रक है हर्ट्ज या प्रति सेकंड। अब देखो, अगर जो एक कंपन करे, मान लीजिए ये तरंग है, तरंग है, और एक कंपन करे, एक कंपन, एक कंपन, या इसको हम यूं कह दें प्रति कंपन, प्रति कंपन लगने वाला समय, लगने वाला समय, एक कंपन में कितना समय लगेगा, या प्रति कंपन, प्रति कंपन वही बात है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन हुआ, एक बार ऊपर से नीचे आया, तो इसमें जितना टाइम लगेगा इसको बोला जाता है आवर्तकाल, इसको हम बोलते हैं आवर्तकाल, आवर्तकाल, इसको बोला जाता है आवर्तकाल, यानी कि एक कंपन करने में कितना समय लगेगा, इसको आवर्तकाल बोलते हैं। और समय, समय का मात्रक सेकंड है। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, मिनट और घंटा नहीं है, समय का एसआई मात्रक सेकंड है, इसलिए आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं सेकंड। पूछा जाए आवर्तकाल का एसआई मात्रक होगा तो हमें ध्यान रखना है सेकंड, क्योंकि समय ही तो है। फिर जो है आवर्तकाल का मतलब यही है कि एक कंपन होने में कितना समय लगता है, इसी को ही बोलते हैं आवर्तकाल। जैसे अपन पढ़ते हैं टेंस, इसको काल बोलते हैं। आवर्त का मतलब वाइब्रेशन, फिर जो है काल का मतलब समय, और आवर्त का मतलब वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में कितना समय लगता है, कंपन में कितना समय लगता है। ठीक है, यहाँ से जैसे हम यूँ कहें कि ये आधा चक्र और ये आधा चक्र, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, एक कंपन पूरा करने में कितना समय लगेगा, एक दोलन पूरा करने में, इसको दोलन भी बोल सकते हैं। कंपन की जगह दोलन वर्ड भी यूज किया जाता है। प्रति दोलन या प्रति कंपन लगने वाला समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। आवर्तकाल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। इसके अलावा पूछा जाता है तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछा जाता है। जैसे ये आपकी कोई तरंग है, तरंग, ये जो ऊपर का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं स्रंग, ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्रंग, और नीचे वाले पॉइंट को बोला जाता है गर्त, गर्त, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंस। गर्त जो है, जैसे आप पढ़ते हैं मैरियाना ट्रेंस या मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त कहाँ पर है, कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। पढ़ा नहीं कभी ज्योग्राफी में, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा जो है गड्ढा है मैरियाना ट्रेंस। समुद्र के अंदर जो सबसे गहरा गड्ढा है प्रशांत महासागर में, जिसको मैरियाना ट्रेंस बोलते हैं। ट्रेंस का मतलब गर्त, गर्त यानी गड्ढा। ठीक है, तो इसके अंदर दो शब्द काम में आते हैं, स्रंग और ग्रत। तरंग ऊपर जाती है उसको स्रंग बोलते हैं, और नीचे जो तरंग आती है उसको गर्त बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है दो स्रंग समझ लीजिए या फिर दो गर्त समझ लीजिए, इनके बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इन चारों की जो है मात्रक पूछा जाता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, जिसको वेव लेंथ बोलते हैं। वेव का मतलब तरंग, लेंथ का मतलब लंबाई।
और लिखते इसके लिए ऐसा प्रतीक चिन्ह यूज़ करते हैं जिसको लैम्ब्डा बोलते हैं, लैम्ब्डा बोलते हैं, ऐसा प्रतीक चिन्ह यूज़ करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के लिए। तरंग दैर्ध्य का मतलब तरंग की लंबाई। यूँ कह सकते हैं 2 क्रमागत सुरंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी। ये जो है 2 क्रमागत अल्टरनेट सुरंग या 2 अल्टरनेट जो है गर्त, जैसे गर्त आया फिर सुरंग फिर गर्त, 2 क्रमागत जो है सुरंग या 2 क्रमागत गर्त, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अब दूरी मापने का मात्रक क्या है? दूरी किससे मापते हैं? पता नहीं है? किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में? दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। दूरी किसमें मापते हैं? मीटर में। इसलिए तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या रहता है? मीटर। तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। कई बार क्या करते हैं, इसको जो है एंगस्ट्रम में भी अन्य मात्रक में पूछा जाए, अन्य मात्रक, तो एंगस्ट्रम भी है। एंगस्ट्रम, तरंग दैर्ध्य का अन्य मात्रक एंगस्ट्रम भी है। एंगस्ट्रम में भी मेजर करते हैं। और एक एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को ऐसे लिखते हैं, 1 की घात डिग्री बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी हमेशा ही पूछी जाती। 4 शब्द जो है पूछते हैं, आयाम, उसके बाद में आवर्ती, आवर्तकाल और तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चारों की जो है शब्दावली आपको ध्यान होनी चाहिए। तरंग से संबंधित 4 बातें याद होनी चाहिए। ये हमेशा ही पूछा जाता है। आयाम, एम्पलीट्यूड, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल, आवर्तकाल, टाइम ऑफ पीरियड और तरंग दैर्ध्य। ये 4 शब्द हमेशा पूछे जाते हैं। या तो इनकी परिभाषा पूछते हैं या फिर जो है इनका मात्रक पूछते हैं। ठीक है, ये आपको जो है याद होना चाहिए। एसएससी में कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने देखे हैं। पहली बात, तरंग की माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन है, आयाम कहलाता है। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है। एक कंपन में जितना समय लगता है, आवर्तकाल बोलते हैं। 2 क्रमागत सुरंग या 2 क्रमागत गर्त, इनके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ठीक है, 4 चीजें हैं, चारों आपके कन्फर्म हो जानी चाहिए। जैसे ये तरंग है, ये तरंग, तो तरंग ऊपर कितनी जा रही है, नीचे कितनी आ रही है, ऊपर कितनी जा रही है, नीचे कितनी आ रही है, तो ये हो गया इसका आयाम। उसके बाद में आवर्ती, आवर्ती का मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो रही, कितने कंपन हो रहे, 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे। आवर्तकाल इसका उल्टा है। आवर्तकाल इसका उल्टा है। आवर्तकाल का मतलब ये है, एक कंपन में कितने जो है समय लग रहा है, एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, उसको जो आवर्तकाल बोलते हैं। और जो है तरंग दैर्ध्य का मतलब ये है, ये आपकी जो है तरंग है, या तो इन जो है सुरंगों के बीच की दूरी या इसके गर्त के बीच की दूरी। जैसे ये जो है 5 मीटर है, तो ये जो है तरंग दैर्ध्य 5, ये जो है 5 मीटर है तो तरंग दैर्ध्य 5। ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, आयाम का मात्रक क्या हो जाएगा? आयाम किसमें मापेंगे? मीटर में। आयाम का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। आयाम को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। आवर्ती को हर्ट्ज में। आवर्ती का मात्रक क्या? हर्ट्ज, एच जेड, हर्ट्ज। आवर्तकाल का मात्रक क्या? आवर्तकाल समय ही है, तो समय का मात्रक सेकंड है। समय का एसआई मात्रक सेकंड है, तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक भी क्या हो जाएगा? सेकंड। उसके बाद में तरंग दैर्ध्य, ये दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर एम। ये इन चारों के ऐसा ही मात्रक हैं जो आपको पूछे जाते हैं, याद रखने हैं। आयाम का मीटर होता है। आयाम का मतलब तो विस्थापन है, कितना विस्थापित हो रही तरंग, ऊपर नीचे कितनी हो रही, तो वो आयाम हो गया। तो मीटर में ही मापेंगे विस्थापन कितना है, मतलब ये दूरी मापते हैं। आवर्ती का मतलब ये है कि प्रति सेकंड कितने कंपन हो रहे हैं, तो प्रति सेकंड को ये हर्ट्ज बोलते हैं। प्रति सेकंड को ये हर्ट्ज बोला जाता है। इसमें एक कंपन में कितना समय लगेगा, आवर्तकाल कहलाता है। समय लगेगा, समय की बात हो रही है, समय का मात्रक सेकंड, आवर्तकाल का मात्रक क्या? सेकंड। तरंग दैर्ध्य का मतलब तरंग की लंबाई है, और लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में जो है, इसका आसान वर्ड है वेव लेंथ। तरंग दैर्ध्य इंग्लिश में बहुत आसान शब्द है, वेव लेंथ। वेव का मतलब तरंग,
लेंथ का मतलब लंबाई, तरंग की लंबाई। तो 4 शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए, आयाम, आवर्ती, आवर्तकाल और जो है तरंग दैर्ध्य। चारों के मात्रक याद हो गए। आयाम को किस में मापेंगे? मीटर में। आवर्ती को हर्ट्ज में, आवर्तकाल को सेकंड में और तरंग दैर्ध्य को मीटर में। इस बार जो है आपके पीटीटी में एक सवाल है, उसमें मीटर नहीं दे रखा था, पूछा तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है और उसने दे दिया एंगस्ट्रम। तो हो सकता है अन्य मात्रक भी दे सकते हैं कई बार। इसका तरंग दैर्ध्य का अन्य मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम भी इसका मात्रक है, क्योंकि एक एंगस्ट्रम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। अगर जो है मान लो जो है तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, तो फिर जो है मीटर में माप नहीं सकेंगे। जैसे तरंग दैर्ध्य जिसका बहुत कम है, 10 की घात -10 का मतलब 1/10 की घात आपकी जो है 10। तो ये मान बहुत कम है, अपन बोलेंगे 0.000 ऐसे 9 बार बोलेंगे, फिर एक लिखेंगे तो मान बहुत कम है। उसके बजाय बोल देंगे 1 एंगस्ट्रम है, तो आसान हो जाता थोड़ा सा। इसलिए जो है इसका अन्य मात्रक एंगस्ट्रम में ही है। ऐसा ही मात्रक हालांकि मीटर है, लेकिन अन्य मात्रक का पूछा जाए तो हमें जो है ध्यान रखना है एंगस्ट्रम में। आयाम को जो है मीटर में मेजर करते हैं, आवर्ती को हर्ट्ज में, आवर्तकाल को सेकंड में और जो है तरंग दैर्ध्य को मीटर में, इनमें मेजर किया जाता है। ये जो है तरंग से संबंधित कुछ शब्दावली हैं जो दिमाग में रखनी। आवर्तकाल और आवर्ती में क्या संबंध होता है? आवर्तकाल और आवर्ती रिवर्स होते, उल्टे होते हैं। आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल, ये फॉर्मूला है। आवर्ती और आवर्तकाल में क्या है? उल्टा संबंध है। आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल और आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा? आवर्तकाल बराबर 1/, आवर्ती। 1/, आवर्ती। क्यों पूछ ले? किसी तरंग के लिए जो है आपको आवर्तकाल दे रखा है, आवर्तकाल 100 सेकंड है, 100 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी। देखो तरंग का आवर्तकाल दे रखा है 100 सेकंड और हमें क्या चाहिए? आवृत्ति चाहिए। आवृत्ति बराबर क्या होगा? 1/, आवर्तकाल। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, 1/100 या 0.01 हर्ट्ज। देखो आवर्तकाल दे रखा है तो आवर्ती निकाल सकते हैं, और आवर्ती दे रखी है तो आवर्तकाल निकाल सकते हैं, 1/, करके। उल्टा करना सिंपल सी बात है। आपको आवर्तकाल 100 दे रखा है तो आवर्ती हो जाएगी 1/100। अगर आपको आवर्ती दे रखी होती तो आवर्तकाल 1/, जो भी है वो हो जाता। उल्टा है, ये हमें ध्यान रखना। आवर्ती और आवर्तकाल रिवर्स हैं, व्युत क्रम में है, उल्टे हैं। अगर एक दे रखा हो तो दूसरा आराम से निकाल सकते हैं 1/, करके। जैसे आपको दे रखा हो कि आवर्ती जो है आपकी 5 हर्ट्ज है, आवर्ती 5 हर्ट्ज है, तो आवर्तकाल कितना होगा बताओ? देख आवर्तकाल कितना होगा? अगर आवर्ती 5 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल क्या होगा? उल्टा करना है, 1/5 करना है। और 1/5 का मतलब क्या? 0.02, 0.2, 0.2 हो जाएगा। तो इस उल्टा करना, 1/, करना, रिवर्स करना, एक में भाग देना पड़ेगा आपको 5 का। आवर्तकाल आवर्ती दे रखी 5 हर्ट्ज, तो आवर्तकाल 1/5 हो जाएगा। उल्टा करना आता है, एक में भाग देना। ये उल्टा करने का मतलब एक में भाग देना। तो ये कुछ शब्दावली है जो आपको दिमाग में रखनी है तरंग से संबंधित। फिर साउंड की बात करेंगे अगले पीरियड में, ठीक है, कल।